हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं साझेदारों का पूंजी खाता बनाना। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही बना दिया है, जिसमें लाभ हानि नियोजन खातों को डिटेल से बताया है। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे, साझेदारों को पूंजी खाता बनाना सीखेंगे। तो साझेदारों को पूंजी खाता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक स्थिर पूंजी पद्धति के द्वारा साझेदारों का पूंजी खाता बनता है, और दूसरा क्या किसके द्वारा बनता है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के द्वारा क्या बनता है? साझेदारों का पूंजी खाता बनता है। ठीक है, तो आज हम जो स्थायी पूंजी पद्धति है साझेदारों का खाता साझेदारों को पूंजी खाता बनाने का, उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है। अजर, अमर और अमृत साझेदार हैं जो लाभ हानि 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये है। फर्म को 2004 में 4,500 रुपये का लाभ हुआ। अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1,000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज के क्रमशः 200 रुपये, 100 रुपये और 140 रुपये हुए। लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाता खोलिए जबकि पूंजी स्थायी हो, और बी क्या बोल रहा है? परिवर्तनशील हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको पहले क्या बनाने के लिए बोल रहा है? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, तो लाभ हानि नियोजन खाता से संबंधित वीडियो जो है मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में डिटेल रूप से बना के किसमें भर डाला है? पार्ट 1 में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साझेदारों को पूंजी खाता बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन कौन से पद्धति के द्वारा सीखेंगे? जबकि पूंजी क्या हो? स्थायी हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे? जब परिवर्तनशील हो। ठीक है, तो मतलब यदि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक के देखते हैं तो आपका जो स्थायी पूंजी खाता है, साझेदारों का जो स्थायी पूंजी खाता बनता है, वो क्या होगा आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, आप क्वेश्चन को एक बार और आराम से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं। अजर, अमर और अमृत साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये है। ठीक है, तो फर्म को 2004 में 4,500 रुपये का लाभ हुआ है। अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1,000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज के क्रमशः 200 रुपये, 100 रुपये और 140 रुपये हुए। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाता खोलिए जबकि पूंजी स्थायी हो। तो हम लोग इसी के बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न में हमको कौन सी पद्धति के द्वारा बनाने के लिए बोल रहा है? स्थायी पूंजी पद्धति के द्वारा क्या बनाना है? हमको साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन सा पद्धति का यूज़ कर रहे हो? स्थायी पूंजी पद्धति का, है ना। तो स्थायी पूंजी पद्धति या फिर विधि आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको पता होगा जो साझेदारों का पूंजी खाता है, जो स्थायी पूंजी खाता है, उसके अंतर्गत साझेदारों का कितना खाता खुलता है? 2 खाता खुलता है। एक साझेदारों का पूंजी खाता खुलता है और दूसरा क्या खुलता है? साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत क्या खोलेंगे? साझेदारों का पूंजी खाता खोलेंगे। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत केवल साझेदारों का जो पूंजी लगाया रहता है, उन लोग जितना जितना पूंजी लगाए रहते हैं व्यापार में, केवल उसी का लेखा होता है। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत सबसे अंतर्गत 2 खाता बनता है। एक साझेदारों का पूंजी खाता बनता है और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। तो साझेदारों का जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है, उसमें केवल साझेदारों का किसका लेखा होता है? पूंजी का लेखा होता है। फिर उनके द्वारा जितने भी किए गए छोटा बड़ा व्यवहार है, उस सबको साझेदारों के चालू खाता में उसका लेखा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? साझेदारों के पूंजी खाता। ठीक है, तो साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप क्या होगा? विवरण। पहले क्या होगा? विवरण आएगा, फिर आपके जितने भी साझेदार रहेंगे उनका क्या बनेगा? राशि वाला खाना बनेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में कितने साझेदार हैं जी? 3 साझेदार है। ठीक है, अजर, अमर और अमृत। तो क्या किए हम 3 खाना खोले हैं राशि के लिए, अजर, अमर और अमृत। एक कौन से पक्ष के लिए हो गया? विकलन पक्ष के लिए हो गया। ठीक है, फिर आएगा आपको विवरण, फिर आएगा अजर, अमर, अमृत,
फिर जितना खाना आपने विकलन पक्ष के लिए खोला है उतना ही खाना आपको किसके कौन से पक्ष के लिए खोलना पड़ेगा, समकलन पक्ष के लिए भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप। विवरण और राशि में जितने भी साझेदार होते हैं उनके खाना आएगा, और फिर विवरण आएगा, और फिर साझेदारों का राशि वाला खाना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो साझेदारों का जो पूंजी खाता बनता है उसमें किसी केवल और केवल किसका लेखा किया जाता है, पूंजी का किया जाता है, अन्य किसी भी प्रकार का लेन देन का लेखा नहीं किया जाता। ठीक है, तो प्रश्न में देखते हैं जो साझेदार है उन्होंने कितना पूंजी लगाया है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, अजय, अमर और अमृत साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साझेदारों का पूंजी हो गया। ठीक है, तो इसी बस का लेखा केवल साझेदारों के स्थायी पूंजी खाता के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो देखो जो पूंजी का लेखा है ना वो हमेशा साझेदारों के पूंजी खाता का कौन से पक्ष में उसका लेखा होगा, समकलन पक्ष में होगा। कौन से पक्ष में होगा जी, साझेदारों को पूंजी का लेखा हमेशा कौन से पक्ष में होता है, साझेदारों के पूंजी खाता के समकलन पक्ष के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब देखो पूंजी खाता है तो डायरेक्ट पूंजी का नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, शेष लाया गया लिखेंगे। ठीक है, तो शेष लाया गया लिखे। पूंजी का लेखा हमेशा साझेदारों के पूंजी खाता के कौन से पक्ष में होता है, समकलन पक्ष में। अब पूंजी खाता खुल रहा है इसलिए पूंजी का नाम नहीं आएगा, बल्कि उसके जगह में क्या लिखा जाता है, शेष लाया गया लिखा जाता है। ठीक है, तो हमको प्रश्न में अजर का कितना पूंजी दिया गया है, 6,000 रुपये, और अमर का कितना दिया गया है, 4,000 रुपये, और अमृत का कितना दिया गया है, 2,000 रुपये। तो 6, 4 और 2,000 रुपये लिखे। ठीक है, आपको पता है आप स्थायी पूंजी खाता का क्या बना रहे हो, साझेदारों का पूंजी खाता, जिसमें केवल और केवल साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है उसका लेखा किया जाता है। ठीक है, अन्य किसी भी चीज का लेखा नहीं किया जाता। तो ये तो आप लेखा कर लिए। अब इसी को ही क्या करोगे, इधर शेष लेके आओगे, क्योंकि हमेशा अकाउंट में क्या करना रहता है, दोनों पक्ष को बराबर करना रहता है, विकलन और समकलन को। तो इधर तो आ गए अमाउंट, लेकिन इधर खाली थोड़ी छोड़ेंगे, तो इधर क्या लाएंगे, शेष लाएंगे। ठीक है, तो जब हम कम रहता है उसको बराबर करने के लिए जब शेष लाते हैं तो उसको लाया गया नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, शेष ले गए लिखते हैं। ठीक है, तो इधर शेष ले गए करके लिखे। अजर का कितना था, 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये। अमर का कितना था, 4,000, तो अमर में कितना आया, 4,000 रुपये। और अमृत का कितना था, 2,000 रुपये, तो अमृत में कितना आया, 2,000 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, कुल हो गया। ठीक है, अजर का भी 6,000, अमर का भी 4,000, और अमृत का भी कितना आ गया, 2,000 रुपये। ठीक है, और सेम इधर भी हम टोटल करके लिख दिए। ठीक है, ये बन गया आपका साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, अब स्थायी पूंजी पद्धति में 2 खाता खुलता है, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा क्या खुलता है, साझेदारों का चालू खाता। तो अब क्या बनाने के बारे में सीखेंगे, साझेदारों का चालू खाता बनाने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब देखो साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, क्या बनाएंगे जी, अब साझेदारों का चालू खाता। तो साझेदारों का चालू खाता का भी प्रारूप जैसे पूंजी खाता का प्रारूप था ना, सेम वैसे ही रहेगा। विवरण और जितने भी साझेदार हैं उनके राशि वाला खाना, फिर क्या आएगा, विवरण, और फिर क्या आएगा, साझेदारों की जो साझेदार हैं उनके राशि वाला खाना आएगा। ठीक है, ये बायां पक्ष क्या होगा, विकलन होगा। बायां पक्ष क्या होगा जी आपका, विकलन होगा, और जो दायां पक्ष है वो क्या होगा आपका, समकलन होगा। ठीक है, तो ये समकलन आ गया। ठीक है, अब देखो जो साझेदारों का चालू खाता है उसमें पूंजी को छोड़कर, अब साझेदारों का जो पूंजी था उसका लेखा हम किस में किए, साझेदारों को पूंजी खाता के अंतर्गत किए। तो अब क्या करेंगे, जो साझेदारों का चालू खाता है, ठीक है, जितना भी साझेदारों के द्वारा जो लेन देन किया गया है उसका लेखा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो साझेदारों का चालू खाता है उसमें कौन कौन से चीज़ का क्या होगा, गणना होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, अजर, अमर और अमृत साझेदार है जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6, 4 और 2 है। तो पूंजी का लेखा किस में हो गया, साझेदार के पूंजी खाते में, तो इसको लेखा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फर्म को 2004 में कितना का लाभ हुआ है, 4500 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये भी साझेदारों के पूंजी खाता में नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि ये किस में आ गया है, लाभ हानि नियोजन खाता में आ चुका है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, है ना। फिर क्या है, अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। अब अमृत क्या है, एक साझेदार है, और साझेदार को क्या मिल रहा है जी, वेतन मिल रहा है। ठीक है,
तो जो वेतन होता है उसका लेखा साझेदारों के पूंजी खाता में होता है, ठीक है। तो इसको लिखोगे, जो वेतन का लेखा रहेगा वो साझेदारों के चालू खाता कौन से पक्ष में आएगा, समाकलन पक्ष में आएगा, ठीक है। हमेशा ये साझेदार को अगर वेतन मिलता है तो वो कौन से पक्ष में आता है, समाकलन पक्ष में। तो इसको कौन से पक्ष में लिखना, वेतन खाता को करके लिखना। और किसको मिला है वेतन, अमृत को मिला है, तो अमृत के में कितना है 500 रुपये। क्यों, क्योंकि इन लोग को अब वेतन में रहते हैं, इनको लाभ हो रहा है ना, तो लाभ का हमेशा कहाँ आता है, समाकलन, इसलिए वेतन खाता का लेखा कहाँ हो रहा है, समाकलन में हो रहा है, ठीक है। 500 रुपये अमृत बस को मिला है, इसलिए किसके में आया है, अमृत बस के में आया है, ठीक है, राशि। अब सेकंड देखो क्या है, लाभ हानि खाता को लिखा है। यहाँ क्या लिखा है जी, लाभ हानि खाता को। तो मैंने इस वाले वीडियो के जो पिछले पार्ट है, पहला पार्ट है, उसमें लाभ हानि नियोजन खाता बना के बताया और उसका पूरा शेष भी निकाला था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसी का ही शेष यहाँ लाया गया है, ठीक है। तो लाभ हानि नियोजन खाता जो हम बनाते हैं सबसे पहले, यदि हमको साझेदारों का पूंजी खाता और लाभ हानि नियोजन खाता दोनों बनाने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। और जो लाभ हानि नियोजन खाता में यदि आपको लाभ हुआ रहता है तो कौन से पक्ष में लिखाता है, साझेदारों के चालू खाता में समाकलन पक्ष में लिखाता है, ठीक है। तो जो हम पिछले वीडियो में जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखे थे इसी क्वेश्चन से ही है ना, तो उसमें जो लाभ हानि नियोजन खाता का जो शेष था तीनों साझेदार को कितना था जी, 2220 रुपये था। अजर का, अमर का कितना था, 1480 रुपये था। और अमृत का कितना था, 740 रुपये था, ठीक है। तो ये लाभ हानि खाता को अजर के में आया है 2220, अमर के में आया है 1480 और अमृत के में कितना है 740 रुपये है, ठीक है। केवल अब इतना तो समाकलन के लिए हो गया है, ठीक है। अब विकलन पक्ष में देखते हैं कि विकलन पक्ष में किस किस चीज़ का क्या होगा, लेखा होगा, ठीक है। अब आगे देखो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं हम, अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है, यहाँ तक के तो हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये निकाले, ठीक है। तो एक साझेदारों के द्वारा क्या मतलब निजी उपयोग के लिए निकाला जा रहा है, ठीक है। तो निजी उपयोग क्या होता है, आहरण कहलाता है, ठीक है। निजी उपयोग के लिए जब भी साझेदार अपने बिजनेस से पैसा निकालता है वो या फिर माल निकालते हैं तो क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है, ठीक है। तो आहरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाता के कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो साझेदारों के द्वारा यदि आहरण किया जाता है तो उसका लेखा साझेदारों के पूंजी खाता के कौन से पक्ष में होगा, चालू खाता के विकलन पक्ष में होगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है आहरण खाता से, कौन से पक्ष में आएगा जी, साझेदारों के चालू खाता के विकलन पक्ष में आएगा। और उसको लिखा कैसे जाएगा, आहरण खाता से। तो अजर ने कितना आहरण किया है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये आया अजर के में। अमर ने कितना किया है, 600 रुपये, तो 600 रुपये आया। और अमृत ने कितना किया है, 400 रुपये, तो 400 रुपये आया, ठीक है। ये हो गया आहरण खाता से का लेखा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न में आगे और क्या बोला जा रहा है ना। अब आगे देखो क्या बोल रहे प्रश्न में, साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 400 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 रुपये, 100 रुपये और 140 रुपये हुए। मतलब साझेदारों ने क्या किया, आहरण किया, तो उन पर क्या लगाया गया है, ब्याज लगाया गया है, ठीक है। तो ये ब्याज का लेखा साझेदारों के पूंजी खाता कौन से पक्ष में होता है, विकलन पक्ष में ही होता है, ठीक है। आहरण हो चाहे आहरण पर ब्याज हो, साझेदारों के चालू खाता के जो चालू खाता बनेगा उसके कौन से पक्ष में लेखा होगा, इसका विकलन पक्ष में ही लेखा होगा, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है आहरण पर ब्याज खाता से, ठीक है। क्या लिखा गया है जी, आहरण पर ब्याज खाता से। अजर ने कितना ब्याज दिया है, आहरण पर 200 रुपये। अमर ने कितना दिया, 100 रुपये, तो 100 रुपये। और फिर क्या दिया है, 100, जो अमृत हो कितना दिया है, 140, तो 140 रुपये आ गया, ठीक है। अब आगे देखो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, लाभ हानि नियोजन खाते में साझेदार के पूंजी खाता को लिए, मतलब आप कोई और लेखा करने के लिए बोला है क्या, मतलब कोई और लेन देन दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो हमारे जो साझेदारों को चालू खाता है केवल उसमें केवल इतने ही लेखे आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष का शेष निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, दोनों पक्ष के योग करेंगे, फिर उसके बाद क्या निकाला जाएगा, हमारा शेष निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब शेष कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अब देखो उसी को क्या किया गया है, शेष किया गया है, ठीक है, मतलब योग किया गया है ना। तो देखो अजर का समाकलन में कितना है, 2220 रुपये है, ठीक है। और विकलन पक्ष में केवल कितना है, कितना है, 1000, और 1000 को 1000 और 200 को आपस में योग करोगे तो कितना होगा, 1200 रुपये होगा, ठीक है। तो अगर आप 2220 में 1200 रुपये को घटाते हो तो आपका शेष कितना आ जाएगा जी, 1020 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो शेष ले गए, हमेशा याद रखना जब जिस पक्ष में कम रहता है उसको बराबर करने के लिए जब शेष के रूप में राशि लाया जाता है ना, तो उसको लाया गया नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, शेष ले गए लिखते हैं। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है, शीर्षक के रूप में शेष ले गए 1020 रुपये, ठीक है। क्योंकि विकलन पक्ष में अजर का कितना पैसा कम है जी, 1020 रुपये, तो 1020 रुपये आ गया, ठीक है। फिर अमर का देखो, अमर का कितना है, 1480, जबकि अमर का जो समाकलन है वो 1480 है, और विकलन केवल कितना है, 6, और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। अब जो 1480 में अगर आप 700 को घटाते हो तो आपका शेष कितना निकलेगा जी, 780 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा, 780 रुपये। तो आपका कितना आ गया, ये 780 आ गया, ठीक है। फिर आपका जो अमृत है, ठीक है, अमृत का समाकलन योग कितना है, 1240 है। कितना है जी, 500 और 700 का अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1240 आएगा। जबकि विकलन पक्ष में कितना है, केवल 540, 400 और 140 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 540। तो यदि आप 1240 में 540 को घटाते हो तो कितना आएगा, 960 आएगा, ठीक है। कितना आएगा जी, 960। तो यहाँ कितना आया, 960 आया है ना, अगर आप 1240 में 540 को घटाते हो तो कितना आएगा आपका, 700 रुपये आएगा। कितना आएगा जी, 700 रुपये आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 700 रुपये आ जाएगा, है ना। अब इसको पूरा को ऐड करेंगे तो 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 में 1 जोड़ोगे 12, 1240। तो अमृत का भी कितना आ गया, 1240 आ गया, ठीक है। मतलब इसका शेष कितना है, 700, और 700 के शेष में अगर आप ये सब अमाउंट को जोड़ते हो तो टोटल कितना आ जाएगा, 1240 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर 2220 रुपये था, अगर इधर आप 1200 और 1020 को आपस में जोड़ते हो तो इसका भी कुल कितना हो जाएगा, 2220 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना है, 1480। तो ये 600, 100 और 780 को आपस में जोड़ने से आपका योग कितना आ जाएगा, कुल कितना आ जाएगा, और 1480 आ जाएगा, ठीक है। और 5 और 740 को आपस में जोड़े तो कितना है, 1240। अब इधर जो शेष है 400, 140 और शेष के रूप में कितना है, 700 रुपये। इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो इस पक्ष का योग भी जो अमृत का है वो कितना आ जाएगा, 1240 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका साझेदार को चालू खाता है वो भी क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, ये भी बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परिवर्तनशील पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़े, स्थायी पूंजी पद्धति के द्वारा साझेदार को पूंजी खाता बनाना के बारे में सीखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, साझेदारों को परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।